लिफाफों पर जीने वाले और बताने वाले करने वालों को ही यहाँ बुलाया जा रहा है। लिफाफे समझ में आ रहे हैं, ना शेरवानी समझ में आ रही है, ना कोट पैंट समझ में आ रहा। मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये बिल आया है, आप इसको फेवर करते हैं या अगेंस्ट करते हैं? देखिए, मैं अगेंस्ट तो नहीं करता हूँ, मैं इसका खुले अल्फाजों में मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। उसकी वजह से पहले भी 3 बार कायदा बदल चुका। पंच प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जब पहुँची, इसका मैं सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करूँ, और अल्लाह का रसूल ने उसको वक्फ करने का हुक्म दिया। ठीक है, आप जिस तरह बता रहे हैं कि वो लोग फ्रंट पे आ रहे हैं जो खुद वक्फ की ज़मीनों पे जिन पर आरोप लगते हैं कि कब्जे किए, बिल्कुल बिल्कुल वो लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो इसकी शान बने हुए अच्छा, और आवाम को उसकी जीनत बनाना चाह रहे हो। सर, पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए तो आपके ऊपर भी कई आरोप लगते हैं कि वक्त की ज़मीन में आपने इतने कमाए, आपने ये पे दी, ये चीज़ से आप भी मना ही नहीं कर सकते। बात का मुद्दा मालेगांव से उछाला जाता है, एक मुफ्ती साहब के बाजू बैठ के दूसरे आलिम दीन को उछाला जाता, लिफाफों की शक्ल बताई जाती है। आज उन्हीं के साथ स्टेज पर बैठ रहे, अब वो आरोप खा रहे। जब मैं तुलमा हूँ, चाहे अरशद मदनी हो, महमूद मदनी, मजलिस के लोग, कांग्रेस के लोग, हर वो शख्स जो आज एहतजाज के अंदर कुछ कम ज़्यादा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने के चांसेस हुए, और इसमें कुछ नौजवान के ऊपर ज़बरदस्ती का कभी खुदा न खास्ता कोई एफ फटती है। मतलब ये है कि एहतजाज नहीं करना चाहिए, हमें हमारे हक जो है उसे छोड़ देना चाहिए। नौजवानों की ज़िंदगी ख़राब करना चाह रहे हैं एक्ट की आड़ में। नहीं, ऐसे आंदोलन पहले भी हमारे पास हुए हैं ना सर। ठीक, मतलब आपका बोलना यह है कि ये बिल आएगा तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी और इससे वक्फ प्रॉपर्टी बिल्कुल भाई, बिल्कुल होगा 100% होगा, 110% होगा। दूसरी साथ में बीजेपी का सर स्टैंड है, तो आप उसके साथ खड़े हो जा रहे हैं। बिल्कुल सपोर्ट करना नहीं करना ईमान का हिस्सा है क्या? तो अवाम ने उलमाओं के साथ रहना चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले ये इंटरव्यू के बाद कमेंट तो आपके अगेंस्ट में ही आने वाले हैं, तकरीबन लोग आपके खिलाफ में ही। मेरे लिए सैयदना नहीं है ना। आप इसमें आपका कहीं कुछ काम तो सीधे नहीं कर रहे। आपके जो इल्जाम है ये कहीं भी नहीं, ईमान है क्या? वो ईमान का हिस्सा है क्या? तो फिर क्या मसला है? बहुत बड़ी चीज है। मैं तो वही कहना चाह रहा ना, ये चीज में ईमान को नहीं ला सकती है। नहीं, आप नहीं ला रहे, डर फैलाया जा रहा है इसका। नहीं तो फिर दूसरों को सिस्टम बड़ी नहीं। एक वाज़ेह अल्फाजों में आप ये बताइए कि आपका आज ये मीडिया के सामने आने का मकसद क्या है और आप क्या चाहते हैं? आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा आप जानते हैं, इस वक्त वक्फ प्रॉपर्टी या वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बहुत ज़्यादा जिस पे न्यूज़ बन रही है। आज हमारा एक इंटरव्यू है राशिद सिद्दीकी साहब से, जो वक्फ मालमत्ता सुरक्षा फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष है। यह इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि हमारे शहर औरंगाबाद में जो वक्फ प्रॉपर्टीज है, जो आंदोलन किया जा रहा है 28 अप्रैल को, उसको लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तो औरंगाबाद में कौन सी वक्फ की प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी पे कब्जे हुए हैं, ये ज़्यादातर डिटेल राशिद सिद्दीकी साहब के पास मौजूद है। तो उनसे जानते हैं कि ये पूरा क्या मामला है, वक्फ बिल को हमें किस तरह देखना चाहिए और इसका किस तरह फ़ायदा हम उठा सकते हैं, या फिर मुस्लिम तबके को इसका कितना नुकसान होगा। राशिद सिद्दीकी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा मैं बताया, औरंगाबाद शहर में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कब्जे किए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जो बिल आया है वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये क्या है, इसको लेकर आप क्या सोच रखते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने आपके चैनल के माध्यम से मुझे वक्फ एक्ट के बारे में कुछ बात रखने की शहादत दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रही बात यह है कि जो शहर के अंदर इंक्रोचर्स की बात हो रही है वक्फ एक्ट के ताल्लुक से, आप जो बातचीत कर रहे हैं, और रहा मसला अपने आम खास में जो अभी आने वाली 28 तारीख को जो एहतजाज जो रखा गया है, तो मैं शुरुआत आज ही के पेपर एशिया एक्सप्रेस से करता हूं और कल के दिव्य मराठी से, कि इसी मैदान जहां पर 28 तारीख के दिन चलो आम खास वाली मुहिम और वक्फ के ताल्लुक से चल रहा है, तो यहाँ के एक बेहतरीन जो लीडर है, जो कई वक्फे से बार बार वो इलेक्शन जीतते हैं, और उन घाटी के माध्यम से उन्होंने ये कहा कि भाई घाटी दवाखाने की जमीन आम खास मैदान और पंचक्की के पास की 2 एकड़ की जमीन ये घाटी दवाखाने की है, और कुछ आलू गाजर की तरह, कुछ फलाने सब्जी की तरह उन्होंने किसी को सिक्के वगैरह मारकर इसको वक्फ प्रॉपर्टी बना दी। अब उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि घाटी दवाखाना खुद जो है खबरस्तान पर, शाही खबरस्तान पर, और वक्फ प्रॉपर्टी बना है और गैर कानूनी बना है। वो कुछ मोस्टली वो जो है एक्वायर नहीं किया गया, उसका कोई कंपोजिशन नहीं है, उसका कोई अवार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्थल एक्वायर नहीं होता। उस जमाने में कुछ लोगों ने कर दिया,
अब रही बात कब्जे वगैरह की, तो अब कुछ वक्त पहले लिफाफों पर जीने वाले और बताने वाले करने वालों को ही यहाँ बुलाया जा रहा, और वही लिफाफे साथ में बैठने वाले हैं। तो मुझे दो लिफाफे एक साथ समझ में नहीं आ रहे, ना लिफाफे समझ में आ रहे, ना शेरवानी समझ में आ रही, ना कोट पैंट समझ में आ रहा। तो बहरहाल वो क्या होगा कैसे होगा अल्लाह आलम, मगर मैं जो मौजूदा वक्फ एक्ट है वो 2025 है, बैठकर बात करेंगे भाई जी। और ये वक्फ बिल 2024 है। और उससे पहले जो 1995 जो कायदा है, उससे हमारे को आज तक क्या फायदा हुआ, आपको क्या फायदा हुआ, कम्युनिटी को क्या फायदा हुआ, मसाजिदों को क्या हुआ। मैं उस उलमा इकराम के बारे में आपसे सवाल करता हूँ। आप भी कई लोगों से मिलते हैं, कई मुफ्ती बरादरी से आप मिलते हैं, उलमा इकराम से आप मिलते हैं, आप पॉलिटिशियनों के साथ बैठते, आप सोशल वर्कर के साथ बैठते। तो ये 95 के तहत जो लोग आज तक बैठे, उन्होंने इनका क्या मसला हल करके दिए, जो आज इस पर इतने एहतजाज, इतनी चीखा पुकारी करने की जो वजह हो रही है। रही बात जो जैसा थोड़े दिन पहले मिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो बोहरा कम्युनिटी के साथ में बैठकर एक जो है डिस्कशन के अंदर उन्होंने बातें बताई। आप तो उल्टा ये शुक्र अदा करो कि उन्होंने आपको बताया, वरना आपको हमको ये तो मालूम भी नहीं था कि इसमें बोहरा कम्युनिटी ने उनको सपोर्ट किया है। अब वो बोहरा कम्युनिटी जो उनके साथ बैठी है, उन्होंने खुद अपनी कम्युनिटी के साथ धोखा किया, क्योंकि एक शख्स उनका जो जानकार माहिर एडवोकेट जो एफिडेविट देता है कि हमको इससे बाहर रखो, और दूसरी तरफ वो उसमें सपोर्ट करता है, तो उनके अंदर भी आपस में कुछ तानाकसी चल रही है। आखिरी बात है क्योंकि उसमें इस ताल्लुक से ये है कि बोहरा कम्युनिटी के लिए खुद बोहरा ये जो वक्फ बोर्ड बनाया जा रहा है, खोजा के लिए बनाया जा रहा है, तो बोहरा खुद शियाओं का एक हिस्सा है। जिस तरह हमारे पास 4 मसलक है, उनके पास 12 मसलक है, वो खुद उसी शियाओं में से आते हैं। तो शिया बोर्ड हमारे पास मौजूद है। एक्ट के अंदर जो बोर्ड बनाया गया और उस बोर्ड के अंदर हमारे पास ऑलरेडी शिया बोर्ड मौजूद है। कई बार हमारी बोर्ड में मीटिंग्स के अंदर जो मेंबरान रहते वो शिया नहीं थे क्या, और अभी मौजूदा उसमें भौरी नहीं है क्या, तो फिर अलग से भौरी बोर्ड बनाने के लिए खोजा बोर्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ी। मुझे ये बताइए, जिस तरह से ये बिल आया है, आप इसको फेवर करते हैं या अगेंस्ट करते हैं? देखिए, मैं अगेंस्ट तो नहीं करता हूँ, मैं इसका खुले अल्फाजों में मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगेंस्ट करने से मैं फिर ये कह रहा कि 1995 वापस ला लिया आपने, जो अभी तक बिल था 24 ये जो पास होने तक, जो मार्च अप्रैल के महीने में जो पास हुआ, इससे हमको क्या फायदा हुआ और आज हम क्या फायदा उठा सकते हैं। 1995 में भी ये चीज हो चुकी है, पहले इससे पहले भी 3 बार कायदा बदल चुका। 95 थोड़ी ना पहले दिन से बना हुआ है, 1995 कायदा बनने से पहले भी मुस्लिम एक्ट मौजूद था, मुसलमान वक्फ मौजूद था, उमर मजहबी मौजूद था। ये कि पहली बार थोड़ी, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब यहूद नसारा के साथ जो खैबर की जंग हुई, अल्हम्दुलिल्लाह खैबर की जंग फतेह हुई, फातेह खैबर हजरत अली के हाथों जब माल गनीमत तकसीम किया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला तक भी ये माल गनीमत पहुंचा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उमर जब माल गनीमत लेकर पहुंचे और ये पेश किया कि अल्लाह के नबी, मैं इस माल को लेकर, ये जमीन की शक्ल में जो भी प्रॉपर्टी मूवेबल इनमूवेबल प्रॉपर्टी जब पहुंची, इसका मैं सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करूँ और फलाह बहबूद पर उम्मत मुसलमान का इसका इस्तेमाल कैसे हो। अल्लाह के रसूल ने उस वक्त वक्फ करने का हुक्म दिया, तो वक्फ की स्थापना तो खैबर से शुरू हुई। तो खैबर से लेके से हमको जो सब्जेक्ट मिलता है, जो हमको सबक मिलता है, उससे ये साबित हुआ कि इसका यूजर कैसा होना चाहिए। अभी हाल ही में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्का मुकर्रमा में मौजूद था, वहां से भी मैंने लाइव किया, उसके बाद मैं मदीना मुनव्वरा से लाइव किया, खैबर से लाइव किया। मैंने अपनी आंखों से मैंने वक्फ का सही इस्तेमाल होते देखा। वाकिफ ने जिस मकसद के लिए वक्फ किया, आप एक डोनर है, आपने जिस नीयत से डोनेट किए वो सही हाथों तक गया, आपको भी तो खुशी होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी खुश होगा, इसका अजर भी मिलेगा। मगर जिस असलाफ ने हमारे इस सरजमीन पर जब हमको जो वक्फ कर गए, उसका सही यूजर ही नहीं मिल रहा, ना हमको यूज करने दे रहे, ना कोई करवाने दे रहे, और जिनके हाथों में वो हमको हम तक आप तक हमारी फिल्टर होकर नहीं जा रहा ना, कहीं ना कहीं रास्ते में बाईपास हो जा रहा। तो हमारा यही कहना है कि जैसा अब वापस आपने वो 95 ला लिए, तो आपको हमको और कम्युनिटी को उसका फायदा होगा क्या। और अभी जो है जिस मसाजिदों से, जिस मकतब से, जिस खानखाओं से मीटिंग करके ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम हो रहा, तो मेरा सवाल ये है कि वही मस्जिद, वही खानखा और वही इदारे आपके रजिस्टर्ड है क्या अभी भी?
आप वक्फ को लेकर नाच रहे ना, बहुत सारे वक्फ में भी रजिस्टर नहीं है ये चीज। आज भी नहीं है। ठीक है, आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इसमें वो लोग फ्रंट पे आ रहे हैं जो खुद वक्फ की जमीनों पे जिन पे आरोप लगते हैं कि कब्जे किए, बिल्कुल बिल्कुल वो लोग इस मुहिम को आगे हिस्सा बढ़ा है, रहे हैं। बिल्कुल वो तो इसकी शान बने हुए हैं अच्छा और आवाम को उसकी जीनत बनाना चाह रहे हो। सर, पिछले कुछ वक्त में अगर देखा जाए तो आपके ऊपर भी कई आरोप लगते हैं कि वक्फ की जमीन में आपने इतने कमाए, आपने ये चीज दी, ये चीज से आप भी मना ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो आप वो प्रूफ करो ना, जैसा भाई वो प्रूफ कर सकते हैं। मैं ये वैसा करूंगा कि भाई कमाने से मुराद क्या, जमीनी शक्ल में कमाए, अलॉटमेंट में कमाए, पैसों की शक्ल में कमाए, किस शक्ल में कमाए, भाई आरोप भी वजाहत के साथ लगाओ ना। जिस तरह आरोप आप लगा रहे उसी तरह आरोप मैं आपको कोई भी आरोप नहीं लगते लगा रहा, मैं वजाहत कर रहा। वजाहत क्या है? मैं वजाहत यही है कि थोड़े दिन पहले तक जब औरंगाबाद का मुद्दा मालेगांव से उछाला जाता है, एक मुफ्ती साहब के बाजू बैठ के दूसरे आलिम दीन को उछाला जाता, लिफाफों की शक्ल बताई जाती, आज उन्हीं के साथ स्टेज पर बैठ रहे, अब वो आरोप कहाँ गए? तो आपका खुले अल्फाज में ये कहना है कि खुद की प्रॉपर्टी, खुद की जो, भाई मैं वो बात क्यों कहूँ जिस पर मैं अमल नहीं करता, वो बचाने के लिए ये लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। सीधी बात है। हर कोई जमीयत उलमा हो, चाहे अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, मजलिस के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, हर वो शख्स जो आज एंटी बीजेपी बना हुआ है, वो वक्फ का सारा वक्फ का एक्ट का इस्तेमाल करके मुसलमानों नौजवानों को जीनत बना रहा है। अभी मिसाल के तौर पे कुछ ये आने वाले एहतजाज के अंदर कुछ कम ज्यादा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की चांसेस हुए, और इसमें कुछ नौजवान के ऊपर जबरदस्ती का कभी खुदा न खास्ता कोई एफआईआर फटती है, तो क्या आपको लगता है कि इन्हों आने वाले वक्त में ये कोई अच्छी जॉबों पे लग पाएंगे? इनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इनको डिपार्टमेंट देंगे क्या? आने वाले वक्त में ये गल्फ में अच्छे नौकरियों पे, कारोबार पे जा सकेंगे क्या? छोटी और बात, एक हफ्ता 1.5 हफ्ते के बाद सबको हज को जाना है, इस हालत में इनके ऊपर कुछ होगा, ये हज को जा पाएंगे? तो फिर इसका मतलब ये है कि एहतजाज नहीं करना चाहिए, हमें हमारे हक जो है उसे छोड़ देना चाहिए। मैंने तो ये नहीं कहा आपको एहतजाज नहीं करना चाहिए, आपको एहतजाज आपको उन सफों में नहीं करना चाहिए जो खुद आपके रहनुमा गलत है, आप अपना एहतजाज करो ना। आप नाम क्यों नहीं ले रहे? कुछ लोगों के नाम लीजिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैंने सब आजाद कर दिया, आप आइडेंटिटी के तौर पर पूछना चाह रहे हैं, या आप अब खुलकर बात, मैंने जमात का नाम लेके बोला, आपको मजलिस नहीं, आपको वजाहत के साथ बता रहा हूँ। तो क्या आप बच्चों को बुक करना चाह रहे? क्या मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप उन नौजवानों की जिंदगी खराब करना चाह रहे हैं एक्ट की आड़ में? नहीं, ऐसे आंदोलन पहले भी हमारे पास हुए हैं ना सर। तो ठीक है ना, तो आज जो एशिया एक्सप्रेस के अंदर जो वजाहत के साथ जो कल के मराठी पेपर में भी आया आमखास को लेकर पंचक्की, इस पर ये उलमा बरादरी और हमारे पॉलिटिशियन उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, एक चीज जो ऑफ कैमरा हमारी बात हुई थी, आमखास मैदान जहाँ पर ये एहतजाज होने जा रहा है, वो किसकी प्रॉपर्टी है? वक्फ प्रॉपर्टी है, वो मस्जिद की प्रॉपर्टी है, वो वक्फ प्रॉपर्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो रजिस्टर्ड है, और एक नहीं 3 बार वो केसेस जीत चुके हुए हैं। आज भी वही महानगर पालिका को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को, किसी भी सरकारी दफ्तर को, किसी भी पॉलिटिशियन को, और आपके हमारे जैसे किसी भी इंसान को आमखास एक दिन के लिए चाहिए, तो आज भी आपको वक्फ बोर्ड की सीढ़ी चढ़ के ही बुक करना पड़ता है, वहां पे पैसा देके एक दिन के लिए। तो फिर अचानक ये घाटी दवाखाने की जमीन का, और घाटी इतनी बड़ी थी क्या 25-50 एकड़ की? आमखास की जगह तो अभी भी वक्फ के उसमें है ना, फिर नहीं तो फिर पेपरों में क्यों आ रहा है? वो तो घाटी की जमीन है बोलकर, पंचक्की के पास कुछ 2 एकड़ का जिक्र कर रहे हो पेपर के अंदर के, वो भी घाटी की जमीन है। तो जब घाटी की बाउंड्री फिक्स नहीं है क्या, जिस तरह हमारी वक्फ प्रॉपर्टी की बाउंड्री फिक्स नहीं है, तो भाई बताया था कि यहाँ से वहां तक हो गए, वहां से यहाँ तक है, तो घाटी भी कहाँ से भी कहाँ तक है क्या? मुझे एक वाज़े अल्फाजों में आप ये बताइए कि आपका आज ये मीडिया के सामने आने का मकसद क्या है और आप क्या चाहते हैं? ये नहीं, हमारा आने का मकसद सिर्फ ये है, आवाम से यही कहना चाह रहे भाई कि धूप आग में अपना वक्त जाया मत करो, और फजूल लोगों के पीछे अपना वक्त जाया मत करो, अपनी रोजी रोटी के साथ साथ अपनी आखिरत की फिक्र करो, और इतना ही आपको हमको वक्त से इतनी मोहब्बत है तो यही मामला उनकी कॉलर पकड़ कर बात करो जो इसके जिम्मेदार बनकर बैठे हुए वक्त के मामले में, उनकी सीढ़ी चढ़ो ना, उनको बताओ ना, बेवा की बात कर रहे, यतीमों की बात कर रहे, मिस्किनों की बात कर रहे, जरूरतमंदों की बात कर रहे, फलाने कहा, दिलाओ ना इनको। सर इसमें कोई पॉलिटिशियन अगर आप समझ रहे हैं तो सिर्फ वो नहीं है, इसमें उलमा इकराम भी तो मैंने तो दोनों की बात कर रहा हूँ ना। तो उलमा इकराम भी जो तो बोर्ड मेंबरान के अंदर उलमा नहीं है क्या? तो उसमें बहुत बड़ा आरोप लग रहा है ना आपकी तरफ से सर? ये बिल्कुल
आपको ऐसा लग रहा है कि क्या नहीं तो proof है ये चीज का? नहीं आपको ऐसा लग रहा है कि फिर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे को एक लीगल नोटिस दो, बुलाओ किसी पोजीशन में या कोर्ट में, मैं आपको वहाँ प्रूफ करता हूँ। नहीं तो अभी जो अपनी बात चल रही है, ये भी आप मेरे ही चैनल बैठे हुए, आप मुझे बताइए ना कि आपके पास क्या प्रूफ है इतने बड़े मैं दाम आपको लगा वही बोल रहा ना कि भाई मेरी ये तमाम बातें गलत साबित होती है, तो मुझे किसी भी तंजीम की शक्ल में, किसी भी पॉलिटिकल बैनर के तहत या किसी भी प्राइवेट वो शख्स जो इसका जिम्मेदार है, अपने आप को जिम्मेदार समझता है, लीडर समझता है, आलिम समझता है, तो एक लीगल नोटिस दो, मैं जवाब देता हूँ उसका। नहीं तो मेरे को किसी में पेश करो, कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में, मैं वहाँ आपको राइटिंग में देता हूँ। अच्छा, ओरली बोलना अलग है भाई, प्रूफ देना अलग है, तो प्रूफ वहाँ देता हूँ ना जहाँ से मसले खड़े होते हैं। अच्छा, औरंगाबाद में कितनी जगह है जो वक्त की प्रॉपर्टी है और जिसपे इलीगल कब्जे हो गए, ऐसी कौन सी जगह है? 80% है सब। वैसे तो औरंगाबाद शहर के अंदर हमारा ये मोस्टली 80-85% ही वक्फ प्रॉपर्टीज पर ही है, और इस पे सबसे ज्यादा आज जो इंक्रोचर्स है वो गवर्नमेंट ही है। अच्छा, जैसे कि कुछ हमारा कमिश्नर ऑफिस, हमारा घाटी दवाखाना, हमारा जिला परिषद, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज, इवन हमारा पोस्ट ऑफिस का कुछ हिस्सा खुद चित्तखाना बना, हमारा महानगर पालिका जो है खबरस्तान पे बना। मैं आपको अनगिनत चीजें बता सकता हूँ। ये है, इन सब के प्रूफ है आपके पास, डॉक्यूमेंटेशन? बिल्कुल बिल्कुल पूरे मौजूद। बिल्कुल। राशिद भाई, ये सब बातों में लेकर इससे आपको क्या फायदा हो सकता है? मतलब इसमें आपको कोई पर्सनल इंटेंशन है? बिल्कुल, मैं एक वक्फ एक्टिविस्ट हूँ और जिसमें संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, वक्फ माल मता। मेरा काम ही है इसका अवेयरनेस करना, मेरा काम है इसका प्रोटेक्शन करना, मेरा काम है लोगों की गलतफहमी दूर करना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर ये वक्फ एक्ट पर और वक्फ के बिल पर नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे अंदर एक हुनर रखा है, मेरे अंदर कोई काबिलियत रखी, जिसपे मैं रियल एस्टेट के डॉक्यूमेंटेशन का, डेटा एंट्री का काम करता हूँ, मैं गुंटेवारी का करता हूँ, मैं आपके रजिस्ट्री का, नोटरी का, मैं यहाँ तक कि गिनती वगैरह का, और डिस्प्यूट मैटर्स में जैसे सलारगंज एस्टेट्स है, निजाम प्रॉपर्टीज है, इवन उसमें कुछ सालिया बेगम वाला मामला कुछ है, महाराजा कृष्ण प्रसाद है, आसमान जा पाएगा है, तो ये डिस्प्यूट प्रॉपर्टीज से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह चलता है और हम बहुत उसमें खुश है। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम इस बोर्ड की आड़ में, एक्ट की आड़ में और ये धरने मोर्चे के आड़ में हम कोई अपनी मार्केटिंग के जरिए आपसे, आपके चैनल के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। आवाम वैसे भी बहुत डिस्टर्ब है, परेशान, हम उस पर उनके लिए क्या कर सकते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से बार बार यही दुआ है कि अल्लाह जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पे रखे, खात्मा इस्लाम पे करे, ना कि हमको ऐसे किसी गलत फहमियों में, जब हमको ऐसे दो तबके के लोग हमको बहका सकते तो जब हमारे साथ क्या करेंगे पता नहीं आगे। ये बहुत बड़ी बात कही आप। राशिद सिद्दीकी साहब, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, मतलब आम जबान में जो ये लोग इस डिटेल को समझ नहीं सकते, कानूनी दावपेच को, वो लोग सोचते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी अगर होती तो फिर मेरे पास आज घर नहीं। कई मुस्लिम ऐसे कई नहीं ना 80% में बता सकता हूँ जो किराए घरों में उसमें रह रहे। अगर हमारे शहर औरंगाबाद की वक्फ की प्रॉपर्टी जो आप बता रहे हैं कि इलीगल बहुत सारी जगहों पे, वो मिल जाए तो क्या आम लोगों को इससे मिल सकती है जगह? जैसा एक मेरी अगर बात करें, मैं किराए के घर में रहता हूँ, क्या मुझे जमीन मिलेगी रहने के लिए? 1995, 94 और 93 के आसपास अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड ने उस जमाने में तकरीबन खुद पंचक्की के आसपास, महमूदपुरे के अंदर, आपकी नूर कॉलोनी, आसिफिया कॉलोनी, जिसको आज घाटी दवाखाना खुद की जमीन बताता है, आसिफिया मस्जिद के पास का, ये वक्फ ने खुद नुज़ुल पर कई सौ लोगों को दिए। मगर भाई बदनसीबी वक्फ बोर्ड की भी है, इसके स्टाफ की भी है और खास बैठने वालों की। वो मुश्किल से साल 1.5 साल कुछ किराया देंगे, आज तक उन्होंने 25-28 साल से किराया नहीं दिए। तो एक महानगर पालिका जो एक शहर के अंदर का है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं, एक शहर का है महानगर पालिका, उसके पास दस्ता है, अतिक्रमण दस्ता है, बांधकाम, ऐसे कई उनके पास जो है ना ब्रांचेस बने हुए हैं। मगर जो महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड है, जो महाराष्ट्र का है, उसके पास इतने ब्रांचेस नहीं है, इंक्रोचर हटाने के लिए नहीं है, लीगल कार्रवाई करने के लिए स्टाफ नहीं है। बोर्ड बना के दे रहे, एक्ट बना के दे रहे, उसको ताकत क्यों नहीं दे रहे? उसके लिए दस्ते तैयार करके क्यों नहीं दे रहे? इस पर हमारा एहतजाज, इस पर हमारे एक्टिविटीज, उसके लिए हमारा सपोर्ट क्यों नहीं है? तो मतलब आपका बोलना यह है कि ये बिल आएगा तो ये चीज इम्प्लीमेंट होगी और इससे वक्फ प्रॉपर्टी बिल्कुल भाई, बिल्कुल होगा 100% होगा, 110% होगा। दूसरी साथ में बीजेपी का सर स्टैंड है, तो आप उसके साथ खड़े हो जा रहे हैं। तो अच्छा, तो इसका मतलब ये बीजेपी की जगह ये मामला कांग्रेस लाती तो क्या कबूल कर लेते? ये ईमान का हिस्सा है क्या कि मतलब बीजेपी नहीं लाई तो हमने नहीं करना और कांग्रेस ने लाई तो हमने? तो कांग्रेस का कलमा है कि बीजेपी का कलमा? ये बोलना क्या चाह रहे हैं आप?
नहीं, बीजेपी तो एक मशहूर है कि मुस्लिम के अगेंस्ट में जाती है पार्टी। भाई उनका, अरे जब वो जिस वक्त उसकी स्थापना हुई, जब उसके लोग बैठे और जब उन्होंने उनका सिलेबस बनाया, उसी में हिस्सा है वो। कोई हमारे खैर खान या इमाम मेहदी का ग्रुप नहीं है, वो हजरत ईसा का ग्रुप नहीं है। वो खुला हमारे बातिल है। उनके सिस्टम में बाबरी गिराना था, राम मंदिर बनाना था, तो वो तो आजाद है। मगर आप उसको ये बोलेंगे कि इसको बीजेपी को हम सपोर्ट कर रहे, तो फिर आप क्या कर रहे? आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ खड़े हो ना। क्या आप एक्ट की आड़ में बीजेपी के पीछे क्यों पड़े हुए? आप बीजेपी सपोर्टर है? मैं तो नहीं हूँ। मैं तो कोई भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। हाँ, तो फिर आप भी मुझे जानते हैं। एज अ न्यूज एक जर्नलिस्ट आपसे ये सवाल कर सकता हूँ। मैं भी एज एक्टिविस्ट मैं भी ये बता रहा हूँ। आप इसमें आपका कहीं कुछ काम तो सीधे नहीं कर रहे। मेरे काम सीधे हो गए पूरे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए अल्लाह काफी है। मुझे जो भी चीज मांगना है, मनवाना है, मेरे लिए अल्लाह आज काफी है। हमारे देश में अगर कोई भी एक मुस्लिम शख्स ले जाए कि इस एक्ट के, जिसको नॉलेज भी नहीं है, इस एक्ट के फेवर में आप क्या कह? तो वो जो स्टेजों पे अब तक बैठे हुए हैं और जो मसाजिदों में बैठे और आने वाले वक्त में भी स्टेजों पे बैठे हुए 99% इनको भी एक्ट की जो 95 उसके बारे में नहीं है, जो 2025 के बारे में क्या जानकारी है? कौन सी है? सर ये तो बिल पूरा सामने है, तकरीबन लोगों ने उसको पढ़ा है। ये तो आपके जो इल्जाम है, हाँ। ये कहीं भी नहीं, ईमान है क्या? वो ईमान का हिस्सा है क्या? तो फिर क्या मसला है? बहुत बड़ी चीज है। मैं तो वही कहना चाह रहा ना आपको। ये चीज में ईमान को नहीं ला सकती। आप नहीं ला रहे, डर फैलाया जा रहा है इसको अपन। नहीं तो फिर दूसरों को सिस्टम नहीं, ईमान एक ही बार मिला, जिंदगी एक बार मिली और इसका हिसाब होगा अल्लाह के पास। तो बार बार हम ये कह रहे हैं कि भाई उसको सपोर्ट करना नहीं करना ईमान का हिस्सा है क्या? तो अवाम ने उलमाओं के साथ आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि भाई लोगों का हक है कि उसका एहतजाज करना। मैं बोला नहीं करना थोड़ी देर के लिए, जबरदस्ती का एहतजाज नहीं। एहतजाज बिल्कुल आखिर मैं उसका खिलाफ नहीं कर रहा, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मगर मिसयूज भी नहीं करना चाहिए। तो उसी शक्ल में अब आपको सामने बात रख रहा, मैं उसको सपोर्ट कर रहा, तो मेरा हक नहीं है सपोर्ट करना। बिल्कुल मेरे को राइट नहीं है क्या? जमहूरी तौर पे आपको बिल्कुल हक है सर। तो खत्म ना बात भाई। क्योंकि भाई हर कोई 110% उसके खिलाफ जाएगा तो मैं मुसलमान कहलाऊंगा क्या? नहीं, ये इंटरव्यू के बाद कमेंट तो आपके अगेंस्ट में ही आने वाले हैं। तकरीबन लोग आपके खिलाफ में ही तो मेरे लिए वो सैयदना नहीं है ना, मेरे लिए वो नहीं है ना। मेरे को उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना। मेरे को मेरे माँ बाप का सर्टिफिकेट चाहिए, मेरे बीवी बच्चों का चाहिए, जिन पे मैं मुकल्लफ हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे से वही बात का हिसाब लेगा जिसका मैं मुकल्लफ हूँ। जिसका मैं मुकल्लफ नहीं हूँ ना, वो मेरे लिए जाने बवाल है, मेरे लिए, मेरे औलाद के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए। तो जो मैं जिस काम का इख्तियार रखता वो काम करूंगा, जिसका नहीं रखता हरगिज नहीं करूंगा। तो जबरदस्ती उचका के मतलब नहीं है ना। मसाजिद बचाने की मेहनत चढ़ी, मसाजिद को आबाद करो ना। 90% जो लेआउट गिर रहे हैं उसमें मसाजिद का मामला जो चल रहा, तो वो आपकी मस्जिद रजिस्टर्ड हो चुकी क्या? सही मामला हो चुका क्या? आपके अपने खबरस्तानों का मामला सही हो चुके क्या? आपके ईदगाहों के मामले बिल्कुल 100% सही हो चुके क्या? 100% तो इंक्रूचर बैठे थे हमारे ईदगाह के ऊपर, उस पर पानी पुराटा PWD बैठा हुआ है। हटा के बताओ ना काय के एहतजाज कर रहे हैं आप? किस बात का आप जो है उलमा बरादरी को और पॉलिटिशियनों को आप सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं? भाई देखिए, हर किसी को अपना हिसाब देंगे और हम कोई मेरे जाती झगड़ा नहीं है। हर वो शख्स जो अदना आदमी भी है, पॉलिटिशियन भी है, और वो हक पर है, वो हमारे सर आंखों पर है, वो हमारा कलमा को भाई है। मगर इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम आग बन करके हर किसी की पैरवी करते बैठेंगे। अंधी तकलीफ हमारे को नहीं सिखाया गया, हम अंधी तकलीफ नहीं करते। राशिद सिद्दीकी साहब, जो ये वक्त अमेंडमेंट बिल 2025 आया है और जो 1995 का बिल है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? और ये आने से क्या नुकसान है, उसके क्या फायदे थे या फिर उसके क्या नुकसान? देखिए, नुकसान मेरे शक्ल में जो नए एक्ट के अंदर 3 या 4 ही है जो नुकसान की शक्ल है, जिसमें डिले कंट्रोल हमारा हट चुका। इन्हें हम जब कोई वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कोई आप प्रूफ के साथ आप जब क्लेम कर रहे हो, तो सामने वाला अपोजिशन वाला जब आपको कहता है कि इतने साल के बाद आप पैसे उठे, इतने वक्फे के बाद पैसे उठे, तो उसमें जो डिले लगता था वो डिले उस वक्त माफ होता था। इसमें नहीं है, इसमें डिले है। नहीं, हमको अब उसकी पनिशमेंट देना होगी, उसका कुछ ना कुछ कानूनी पेश की शक्ल में उसको बताया जाएगा कि ये कहाँ इतना टाइम क्यों लगा, इसका हमारे को क्या रीजन रहेगा, माफ होगा या हमको कोई चार्जेस भरना होंगी। ये एक तो ये बात आएंगी। उसके साथ साथ ये सबसे बड़ा जो झूठ था कि कलम 40 के तहत कि भाई हम जहाँ पर हाथ रख दिए, जहाँ पे दस्ते रख दिए, जहाँ पे उंगली रख दिए कि ये वक्त डिक्लेयर हो जाती है, उसको चेंज किया गया। ये सबसे फजूल बात है।
देखिए अभी हाल ही में जब 15 अगस्त 26 जनवरी हमने बनाई, 75वां हमारा दिवस था। 75 साल पहले ये जो खुद यहाँ पे ब्रिटिशों ने लंबा राज कर चुके। ब्रिटिशों से पहले निजाम गवर्नमेंट्स है, निजाम गवर्नमेंट में भी 7 निजाम गुजरे। उससे पहले मुगल सल्तनत रही, उससे पहले मलिक अंबर रहा। तो ये एक लंबा जो अरसा रहा यहाँ पे इस्लामी डोमिनेशन रहा। और यहाँ के जो रूलर्स थे वो मुस्लिम रूलर्स थे। तो मुस्लिम रूलर्स ने जितनी भी यहाँ पे जो प्रैक्टिस की वो एक इस्लामी प्रैक्टिस रही, जिसकी शक्ल में मसाजिद है, ईदगाह है, कब्रस्तान है, कुछ सुन्नी टाइप के ले ले तो उसमें दरगाह है, छलावे है, आशुर खाने हैं, सारी चीजें हैं। तो ये इस्लामी प्रैक्टिस का हिस्सा था और जो काफी अरसे था। तो मलिक अंबर का जमाना है, मुगल जमाना है, निजाम के साथ जमाने हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट है और अब ये है। तो इतने लंबे अरसे के बाद जब 1973 का जो गैजेट है हमारा, जो आज भी हम औरंगाबाद में यूज करते हैं, 73 का गैजेट ही हाई कोर्ट के ऑर्डर पे बनाए कि सर्वे करके इसकी गैजेट बनाए। उस सर्वे कब हुआ? 1973 में। सर्वे की रिपोर्ट कब बनी? जब निजाम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब ये इंडिया हैंड ओवर किया, दक्कन हैंड ओवर किया, खास करके मनमाड़ से लेकर हैदराबाद तक जब हैंड ओवर किया, तो उसमें एक एक चीज स्पेसिफिक करा। खुद निजाम प्रॉपर्टी बताया कि हमारी प्राइवेट एस्टेट है, ये उमरे मजहबी है, ये मजहबी हिस्सा है, ये प्राइवेट का हिस्सा है, ये इनका हिस्सा है और ये हडोला है। सर तमाम सारी चीजों को वर्ग 3 वर्ग 4 को छोड़ के वर्ग 2 बताया गया, वर्ग 1 बताया गया। सिटी सर्वे हुई तो मौजूदा रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है, उससे साबित करना है हमको। दिक्कतें 4 है मगर पूरी दिक्कतें का सामना नहीं है। तो हाल ही में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गुंटेवारी शुरू की थी। गुंटेवारी वो उस वक्त की जाती जहां पे 110% क्लियर टाइटल नहीं होता है। जैसे NA44 आपके 100% मेटरमेंट भरकर आप NA44 बनाती, तो वो बस्ती जो बस गई हुई इलीगल, उसको लीगल करने के लिए आया था। ये हमको लीगल करने के लिए एक्ट आया हुआ है। तो हम इस फायदे से क्या फायदे उठा सकते हैं और हमारी कम्युनिटी, मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने खानदान को, अपने जान पहचान को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपने लोगों को इससे क्या फायदा करवा सकता और कर सकता, उसकी मेहनत होना चाहिए, ना कि ज्यादा मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब करना चाहिए। मेरा ये कहना है। ये एहतजाज से मतलब ज्यादातर फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। आपका कहना यह है कि इस कानून से क्या फायदा हम उठा सकते हैं, बिल्कुल ये देखना चाहिए। देखिए मैं और एंड ऑफ आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ, आज 2025 कायदा बन चुका, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका, कई लोग उसको दावा डाल चुके, मगर ये अमेंडमेंट हुआ है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 120 पिटीशन वक्फ खत्म करने के लिए डाला गया। 1995 को 2025 बनाए ना, उसमें अमेंडमेंट हुआ। अरे भाई उसके लिए आप क्या कर रहे हो? जब ये वक्फ ही खत्म कर दो, बोर्ड भी नहीं रहना चाहिए, वक्फ एक्ट भी नहीं होना चाहिए, उसके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में 120 पिटीशन डाले, उस पर हमारी क्या है, उसकी हमारी क्या तैयारी है? हमारी ये मसाजिद जब भाई इन केस खुदा न खास्ता वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार करके नीचे की हाई कोर्ट में भेजी, तो हर स्टेट के अंदर और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मैटर चालू है और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 120 पिटीशन चालू है। तो यही उलमा, यही पॉलिटिशियंस, यही वक्फ एक्टिविस्ट और यही अवाम उन्नास जो इनकी जीनत बनी भी है, ये इस पर क्या कर रहे हैं? इस पर इनका क्या आगे स्टैंड है? हमको आगे का सोचकर काम करना है, मौजूदा देखकर नहीं। इस पर हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी संगठन ने और हमने अपनी पर्सनल जात पर हमने शहर के कई 100 मसाजिद हमने रजिस्टर्ड किए, अपना जान मान लगा के किए। हमने खबरस्तान महफूज करे, हमने ईदगाह के लिए काम करे और हमने अपने आप को पेश भी करे, मगर हमने इसका जीनत बनना महसूस नहीं करे। और कोई भी चीज हुई, आप भी है, हम भी है और दुनिया का एक सिस्टम ही है, स्टेज पे जिनको जितने गालियां देते, बाद में शादी विवाह में, बहुत मट्टियों में, पार्टियों में तो साथ में हंसी मजाक उन्हीं के साथ करते, तो बेखौफ किसको बना रहे? मतलब आप मेरे अंदर बीजेपी की जितनी नफरत हो रही उन्हीं के साथ, तो यार हमारे प्रोग्राम्स हो रहे, एंटरटेनमेंट हो रहा, सारी चीजें हो रही। ये तो एक हमारे पास का ट्रेंड बन चुका है, इस पे मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात पे कि पर्सनल लाइफ अलग है और एक पॉलिटिकल लाइफ अलग है, एक सोशल लाइफ अलग है। और मैं इस बात को थोड़ी देर के लिए सपोर्ट करता हूँ। तो यही मामला उलमा के अंदर भी होना चाहिए कि भाई मेरा नजरिया ना इत्तेफाक हो सकता है, मगर मैं उसको मजहबी ना इत्तेफाकी नहीं कर सकता ना। हमारे पास सुन्नी है, शिया, सुन्नियों में हमारे पास कई फर्क है, तो शियाओं में हमारे पास कई फर्क, मगर पूरे सुन्निया मिलकर शियाओं को ही ब्लेम करते बैठे, शियाओं में से निकल के भौरियों को ही ब्लेम करते बैठे, इनको खोजों के पीछे पड़ते रहे, तो यार फिर
हमने क्या जन्नत का ठेका लिए भाई? हमारे खुद के जाने के वादे हैं और अपन इनको काड़ा करते बैठेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा, इसको इस तरह बोला जाता है कि ये वक्त अमेंडमेंट बिल को कोई मजहबी मुद्दा ना बनाते हुए इसको प्रैक्टिकल लेकर कानूनी लड़ाई लड़कर हमें इसके सोल्यूशन निकालना चाहिए, इस तरह से कह सकते हैं इसको। नहीं, मैं और आपकी बात का और इजाफा कर देता हूँ कि मजहबी नहीं, एक्ट तो मजहबी है ये, क्योंकि मजहब के इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बना, एंटी बीजेपी इसको यूज ना करे। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ और ना मेरा कोई प्रोग्राम है बीजेपी ज्वाइन करने का, ये भी मैं आजाद कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मर्द बनो और एलानिया आप ऐलान करो कि भाई आप जो है बीजेपी के अगेंस्ट में और ये पूरी एक्टिविटी। पर हमारे पास तो सर इसके लिए कोई ना कोई लीडर की जरूरत पड़ती ही है। किस मामले में? कोई भी मुद्दे को उठाने के लिए कोई एक बड़ा लीडर चाहिए, कोई एक चेहरा चाहिए, जैसा एक आम आदमी है, वो इस मामले को कैसा पहुंचाए वहां तक, नहीं है। नहीं तो क्यों लीडर के लिए कोई लीडर तो लगता ही है ना? क्यों लग रहा लीडर? लगता ही है, कैसा जाएगा? आपका पर्सनल कोई काम रहा तो आप लीडर को ले जाके कराते कि अपना आप खुद जाके करते? ये मामला पर्सनल नहीं है ना, तो छोटा पर्सनल नहीं है ना, मसाजिद का मामला है ना, ईदगाह का मामला है ना, तो यहाँ लीडर क्यों पड़ रहा है? इसके लिए कौम के लीडर्स को तो आगे आना पड़ेगा। तो वो आ रहे ना, दोनों तरीके से आ रहे, लिफाफे लेके आ रहे, कोई बैग लेके आ रहा, सब लेके आ रहे। लिफाफे का मामला आप बहुत बार ला रहे हैं भाई, मुझे बुरा लगा तो मैं बोलूंगा ना, जिनको बोल रहे उन्होंने उनकी स्टेज सजा रहे यार, जिस मैदान को बोल रहे वही मैदान के ऊपर आज क्लेम हो रहा, तो फिर मैं क्यों ना बोलूं? बहुत शुक्रिया, मैं थोड़ी चाय बिस्कुट पे भी खावा हूँ यार। थैंक यू सर। तो इस्लाम, ये थे राशिद सिद्दीकी साहब, जिन्होंने काफी सवाल उठाया वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर, और हमारे पास के जो उलमाए जो 28 तारीख को एक एहतजाज रख रहे हैं उसको लेकर। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।